देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 21वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं। इधर कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली पड़ गई थी। तेज सिंह और देवी सिंह घबराकर चारों तरफ खोज रहे थे। दिन भर बीत जाने पर ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, रमल से जान पड़ता है कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर उठा ले गई हैं। नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद कर रखा है। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। ज्योतिषी जी ने कहा, नौगढ़ तो अपना ही राज्य है, वहाँ कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश है। उनके खानदान के लिए वक्त पर जान देने को तैयार हैं। फिर कुमार को कौन कैद कर सकता है। बहुत देर तक सोच विचार करते रहने के बाद तेज सिंह कुमार की खोज के लिए जाने को तैयार हुए। देवी सिंह और ज्योतिषी जी ने उनका साथ दिया। तीनों नौगढ़ की तरफ रवाना हो गए। जाते वक्त महाराज शिवदत्त के दीवान को चुनारगढ़ विदा किया। जो कुंवर वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को महाराज शिवदत्त की तरफ से तोहफा और सौगात आया था और जो तिलस्मी किताब थी वो फतेह सिंह सिपह सालार के सुपुर्द की, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई थी। तीनों अय्यार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की तरफ रवाना हो गए। सवेरा होने पर तीनों एक घने जंगल में रुके और अपनी सूरतें बदल कर रवाना हुए। दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे। सब लोगों ने आपस में तय किया कि मुलाकात न करें किसी से, बल्कि जाहिर भी न करें, छिपे छिपे ही कुमार की खोज करें। तीनों अय्यारों ने अलग होकर कुमार का पता लगाना शुरू किया। कहीं मकान में घुसकर, कहीं बाग में जाकर, कहीं आदमियों से बात करके, लोगों से दरियाफ्त करके, मगर कुमार का पता नहीं चला। उसी वक्त जासूस दरबार में पहुंचे, जिनकी सूरत से घबराहट और परेशानी मालूम हो रही थी। तेज सिंह के पिता दीवानजीत सिंह ने उन जासूसों से पूछा, क्या बात है, इस तरह क्यों घबराए हुए हो? जासूस ने कहा, लश्कर से कुमार की खबर लाया हूँ। जीत सिंह ने कहा, क्या खबर लाए हो? जासूस ने कहा, 2 दिन से उनका पता नहीं है। रात को खेमे में सोए हुए थे, उसी हालत में कुछ औरतें उठा ले गई हैं, मालूम नहीं कहाँ कैद हैं। जीत सिंह ने घबरा कर कहा, ये कैसे मालूम हुआ कि औरतें ले गई हैं? जासूस ने कहा, अय्यारों ने बहुत तलाश किया है। ज्योतिषी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगाया है। जीत सिंह ने कहा, नौगढ़ के इलाके में उन्हें कैद करके रखा है, लेकिन हम लोगों का तो कोई दुश्मन नहीं। जासूस ने कहा, जो भी हो, ज्योतिषी जी ने यही कहा है। फिर तेज सिंह कहाँ गया? जीत सिंह ने पूछा। कुमार की खोज में गए हैं। देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनके साथ हैं, मगर जाते जाते हमारे लश्कर पर आफत आई है। महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया है। हमले का नाम सुनते ही तेज सिंह वगैरह जो भी अय्यार थे कोने में खड़े हुए थे, आगे आकर बातों को गौर से सुनने लगे। जीत सिंह ने कहा, तुम तो खबर लाए थे कि महाराज शिवदत्त ने कुमार की दोस्ती कबूल कर ली है। उनका दीवान बहुत कुछ नजर में भी लेकर आया था, अब क्या हुआ? जासूस ने कहा, उसने धोखा दिया है और बेईमानी की है। हमले का क्या नतीजा हुआ? जीत सिंह ने पूछा। पहर भर तो फतेह सिंह सिपह सालार खूब लड़े, आखिर शिवदत्त के हाथ जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए हैं। फौज तितर बितर हो गई है। सुरेंद्र सिंह इन बातों को सुन रहे थे। फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने की बात सुनकर उनकी आंखें लाल हो गई। दीवान जीत सिंह से बोले, हमारे यहाँ फौज तो है नहीं, जो कुछ सिपाही हैं उनको इसी वक्त लेकर कूच करूंगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं। जीत सिंह ने कहा, हाँ, सरकार के कूच की बात सुनकर भागी हुई फौज इकट्ठा होगी। ये बातें हो रही थी कि 2 जासूस दरबार में हाजिर हुए। पूछने पर कहा, कुमार के गायब होने, अय्यारों की खोज में जाने और फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के बाद महाराज जय सिंह की कुल फौज चुनारगढ़ पर चढ़ गई है। रास्ते में खबर लगी है कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के ही 2 पहर बाद रात को महाराज शिवदत्त कहीं गायब हो गए हैं। उनके पलंग पर एक पुर्जा पड़ा हुआ मिला है, जिसमें लिखा है, इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से छुट्टी न होगी। इसके बाद सुनने में आया है कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलिस्म के पास आ गए हैं और फौज फिर इकट्ठी हो रही है। जीत सिंह ने कहा, जो कुछ भी हो, महाराज जय सिंह ने चढ़ाई कर दी है, पर मुनासिब है कि हम भी मुनासिब समय पर पहुंचकर चुनारगढ़ का बखेड़ा तय ही कर दे। ये रोज रोज की खटपट ठीक नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या कहें, हमने सोचा था कि लड़के के हाथ से चुनारगढ़ फतेह हो, जिससे उसका हौसला बढ़ेगा, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों की बात सुनकर अय्यार रवाना हो गए और एकांत में जाकर सलाह करने लगे। तेज सिंह ने कहा, क्या करना चाहिए? देवी सिंह ने कहा, जो भी हो, पहले कुमार को खोजना होगा। तेज सिंह ने कहा, मैं भी कहता हूँ कि तुम लश्कर की तरफ जाओ, हम दोनों कुमार की खोज करते हैं। ज्योतिषी ने कहा, मेरी बात मानो तो एक दफा उस तहखाने में चलो जहाँ महाराज शिवदत्त को कैद किया था। तेज सिंह ने कहा, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुलता। ज्योतिषी ने कहा, चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। तेज सिंह ने कहा, कोशिश तो बेफायदा है, दरवाजा खुल भी गया तो क्या होगा? ज्योतिषी जी ने कहा, चलो तुम
तेज सिंह सहित तीनों अय्यार तहखाने की तरफ रवाना हो गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर उस गद्दी पर लेट गए। जब आंख खुली तो अपने को एक पत्थर की चट्टान पर पाया। घबरा कर इधर उधर देखने लगे। जामुन के दरख्तों की बहार देखने से मालूम हो गया कि ये वही तहखाना है जिसमें अय्यार कैद किए जाते हैं, जिसमें तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त सहित उसकी रानी को कैद किया था। कुमार घबरा कर पत्थर की चट्टान पर उठ बैठे और खोह को अच्छी तरह जानते थे। चारों तरफ घूमने लगे। उनका शक खत्म हो गया। यकीन हो गया कि ये वही खोह है। कुंवर वीरेंद्र सिंह दौड़े उस पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर वाले दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलिस्म तोड़ने खोह से बाहर गए थे। उस वक्त भी कुमारी को उस दिन की तरह वही मैली और फटी साड़ी पहने, उसी तौर पर चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी हुई बालों की लट बांधे बैठे देखा। देखते ही वही मोहब्बत सवार हो गई। कुमारी को पहले की तरह बेबसी की हालत में देखकर आंखों में आंसू भर आए। गला रुक गया। कुछ शर्मा के सामने से हटकर एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे, किस मुंह से चंद्रकांता के सामने जाऊं, क्या कहूं कि तुम्हें छुड़ाने के लिए तिलिस्म तोड़ने गया था, लेकिन वो भी नहीं टूटा। मुझसे तो ये बात कही ही न जाएगी। क्या करूं? मन कन्या के चक्कर में तिलिस्म तोड़ने की सुध पता नहीं कहाँ चली गई। जब कुमारी पूछेगी कि कैसे आए तुम, तो क्या कहूंगा? शिवदत्त भी यहाँ दिखाई देता है। लश्कर में तो सुना था कि वो छूट गया है, बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था। क्या मामला है? इन सब बातों को कुमार सोच रहे थे कि सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े। पीछे से देवी सिंह थे, पंडित ज्योतिषी जगन्नाथ भी थे। कुमार उनकी तरफ बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार को अपनी तरफ आते देखकर दौड़े और पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर गले लगा लिया। देवी सिंह से भी मिले और ज्योतिषी जी को दंडवत किया। चारों पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बात करने लगे। कुमार ने कहा, देखो तेज सिंह, सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास बैठी हुई है और बगल में चपला अपने आंचल से उनका मुंह पोंछ रही है। तेज सिंह ने कहा, बातचीत हुई? कुमार ने कहा, नहीं, सोच रहा हूँ सामने जाऊं कि नहीं जाऊं। तेज सिंह ने कहा, कितने दिन से आप ये सोच रहे हैं? कुमार ने कहा, मुझे इस घाटी में आए अभी 2 घड़ी भी नहीं हुई। तेज सिंह ने ताज्जुब से कहा, क्या आप अभी इस खोह में आए हैं? इतने दिनों तक कहाँ थे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हो गए। इस वक्त आपको यहाँ देखकर सोचा कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से बाहर निकल कर आकर अब बैठे हैं। कुमार ने कहा, नहीं, अपनी खुशी से लश्कर से नहीं आया था, न जाने कौन उठा लाया था। हैं? आपको ये भी नहीं मालूम कि कौन उठा के लाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमार ने पूरा हाल कह सुनाया। कुमार अपनी कैफियत कहते रहे। तीनों अचंभे से सुनते रहे। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, क्या मामला है, आप कुछ समझे? ज्योतिषी जी ने कहा, नहीं, समझ नहीं आता कुमार कहाँ गए थे और ऐसे तमाशे दिखाने वाला कौन है। कुमार ने कहा, तिलिस्म तोड़ने के वक्त जो ताजुब की बातें दिखाई पड़ी थीं, उससे बढ़कर 2-3 दिनों में दिखाई पड़ी। देवी सिंह ने कहा, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी के साथ ऐसा मौका पड़े तो वो जान ही दे देगा। ज्योतिषी जी ने कहा, सच है, इसमें क्या संदेह है? कुमार ने कहा, ताजुब की बात सुनो, शिवदत्त यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तेज सिंह ने कहा, कहाँ है? कुमार ने कहा, उस पेड़ के नीचे नजर दौड़ाओ तो। तेज सिंह ने कहा, हाँ ठीक तो है, मगर मामला क्या है, चलो उससे बात करें। कुमार, उसके सामने ही चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे हाल चाल पूछना चाहिए। मेरा तो अजब ही पेंच पड़ा हुआ है, कोई बात बढ़ती ही नहीं कि वो क्या पूछेगी और मैं क्या जवाब दूंगा। तेज सिंह ने कहा, आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी तरफ से बात कर लूंगा। चारों आदमी शिवदत्त की तरफ चले। पहले पहाड़ी के नीचे गए जिसके ऊपर छोटे दालान में कुमारी चंद्रकांता और चपला थीं। कुमारी की निगाह दूसरी तरफ थी। चपला ने इन लोगों को देखा तो उठकर खड़ी हो गई। आवाज देकर कुमार के राजी खुशी का हाल पूछा, जिसका जवाब खुद कुमार ने नहीं दिया। कुमारी चंद्रकांता की मिजाज का हाल पूछा। चपला ने कहा, इनकी हालत देखने से तो मालूम होती होगी, बताने की क्या जरूरत है। कुमारी सिर नीचे किए बैठी थी। चपला की बातचीत से चौंक कर सिर उठाया। कुमार को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। कुमार ने कहा, कुमारी थोड़ी दिन और सब्र करो, तिलिस्म टूट गया है, थोड़ा ही बाकी है। कई कारणों से मुझे यहाँ आना पड़ा, अब मैं फिर उसी तिलिस्म की तरफ जाऊंगा। चपला ने कहा, कुमारी कहती हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है या फिर किसी और ने दखल कर लिया है। मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूँ जिसका ख्याल मुझे कभी भी न था, मगर कई दिनों से नया ख्याल पैदा हो गया है और मुझे सता रहा है। चपला इतना कहकर चुप हो गई। तेज सिंह ने मुस्कुराते हुए कुमार की तरफ देखा और बोले, क्यों, कहो तो भांडा फोड़ दूं। कुमार कुछ न कह सके, आंखों से आंसू गिरने लगे। हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखा। हंसकर तेज सिंह ने कुमार के जुड़े हाथ छुड़ा दिए और
खुद चपला को जवाब दिया, कुमारी को समझा दो, कुमार की तरफ से अंदेशा न करें। तुम्हारे इतना कहने से ही कुमार की हालत खराब हो गई है। चपला ने कहा, आज आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? तेज सिंह ने कहा, महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं। खबर लगी है कि ये छूटकर चुनारगढ़ पहुँच गए हैं। चपला ने कहा, किसी अय्यार ने सूरत बदली होगी, मैं तो इन दोनों को बराबर यहीं देखती हूँ। तेज सिंह ने कहा, जरा मैं उनसे बात कर लूँ। तेज सिंह और चपला की बातचीत महाराज शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब वे कुमार के पास आए, कुछ कहना चाहते थे कि ऊपर चंद्रकांता और चपला को देखकर चुप हो गए। तेज सिंह ने कहा, शिवदत्त क्या कहने आए हो, कहो, क्यों रुक गए? शिवदत्त ने कहा, नहीं, अब नहीं कहूँगा। क्यों? शायद ना कहने से जान बच जाए। अगर कहोगे तो कौन मारेगा? जब इतना ही बता दूंगा तो क्या बाकी रहेगा? न बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो करो, मगर मैं कुछ न बताऊंगा। इतना कहते ही तेज सिंह ने कमर से खंजर निकाला। चपला ने ऊपर से आवाज दी, ऐसा मत करना। तेज सिंह ने हाथ रोककर चपला की तरफ देखा। चपला ने कहा, शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या कारण है? तेज सिंह ने कहा, ये कुछ कहने आए थे, मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हैं। पूछता हूँ तो बताते नहीं हैं। कहते हैं कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी। समझ नहीं आता क्या मामला है। एक तो इनके बारे में हम लोग वैसे ही हैरान हैं, दूसरे कुछ कहने के लिए हम लोगों के पास आना और तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो जाना। इन बातों से तबीयत खराब होती है। चपला ने कहा, आजकल पागल हो गए हैं। मैं देखा करती हूँ, कभी कभी चिल्लाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। बिल्कुल पागलों से हरकत। इनकी बातों का ख्याल मत करो। शिवदत्त ने कहा, मुझी को पागल बना रही हो? तेज सिंह ने शिवदत्त से कहा, तो फिर कहो क्या बात है? शिवदत्त ने कहा, कुछ नहीं, तुम चपला से बातें करो, मैं तो आजकल पागल हो गया हूँ। ज्योतिषी जी से कहा कुमार ने, इस मनगढ़ंत पागल को तो देखना। ज्योतिषी जी ने हंसकर कहा, जब आकाशवाणी हो ही चुकी है कि ये पागल हो गया है तो अब क्या बाकी है? मेरा मन खटकता है, इसमें कोई भेद है, न जाने कब खुलेगा। लाचारी ये है कि हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह ने कहा, हमारी उस्तादिनी इस भेद को जानती है, मगर उनको अभी ये भेद खोलना मंजूर नहीं है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो गए, मगर शिवदत्त भी वहां से उठकर अपने ठिकाने पर बैठ गए। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा बोला है, जिससे बहुत खराब हुआ है। मालूम नहीं वो कौन शिवदत्त था, मगर फिर सुनने में आया है कि शिवदत्त भी गायब हो गया है। अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं। कुमार ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही ताजुब की बातें हैं। खैर, तुमने जो कुछ जिसकी ज़बानी सुना है साफ साफ कहो। तेज सिंह ने अपनी सारी बात बताई और चलने को तैयार हुए। कुमारी चंद्रकांता को फिर कुछ बातें करके धीरज दी। आंखों से आंसू बहाते कुंवर वीरेंद्र सिंह उस खोह से बाहर हो गए। शाम हो चुकी थी जब ये चारों खोह के बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम नौगढ़ जाकर सरकारी अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा ले आओ, जिस पर कुमार को सवार कराकर तिलिस्म की तरफ चलें। मगर देखो किसी को ना मालूम हो कि देवी सिंह घोड़ा ले गए हैं। देवी सिंह ने कहा, यदि किसी को मालूम ही हो गया तो मेरे जाने का क्या फायदा है? तेज सिंह ने कहा, कितनी देर में आओगे? देवी सिंह ने कहा, जरा देर नहीं लगेगी, पल भर में आऊंगा। कहते ही देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। ये तीनों घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करने लगे। कुमार ने कहा, ज्योतिषी जी, शिवदत्त का भेद खुलेगा? ज्योतिषी जी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो असल में शिवदत्त ही है, जिसने कैद से छूटकर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा भेजा था। विचार करने से मालूम होता है कि वो भी असली शिवदत्त है, जिसे आप इस वक्त खोह में छोड़ कर आए हैं। बीच का हाल मालूम नहीं होता। कुमार ने कहा, पिताजी ने चुनारगढ़ पर चढ़ाई की है, देखें क्या नतीजा होता है। हम लोग भी जल्दी पहुंचते तो ठीक होता। ज्योतिषी जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, वहाँ बोलने वाला कौन है? आपने तो सुना ही है कि शिवदत्त गायब हो गया है, बल्कि उस पुर्जे से जो पलंग पर मिला है मालूम होता है कि गिरफ्तार हो गया है। तेज सिंह ने कहा, हाँ, चुनारगढ़ जीतने में कोई शक नहीं है, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उन अयारों का खौफ रहता है। बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो अच्छा था। तेज सिंह ने कहा, आपकी चल के जरूर गिरफ्तार करूंगा। इस तरह की बातें करते पहर भर से ज्यादा गुजर गया। देवी सिंह घोड़ा लेकर आ पहुंचे। कुमार सवार होकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। साथ ही साथ तीनों अय्यार बातें करते हुए जाने लगे। कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी उनकी खोज में निकले थे। इस खबर को सुनकर महाराज शिवदत्त के मन में जो बेईमानी पैदा हुई थी, एकांत में अपने अय्यारों और दीवान को बुलाकर उन्होंने ये बात कही। इस पर दीवान बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण और चुन्नीलाल ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप सुलह कर चुके हैं। अगर इस वक्त आप लश्कर को जीत लेंगे तो क्या होगा? फिर दुश्मनी पैदा होना ठीक नहीं है। बहुत सी बातें कहकर इन्होंने समझाया, मगर शिवदत्त ने ना मानी। अय्यार, नाजिम और अहमद शिवदत्त की राय में शामिल हो गए। महाराज शिवदत्त ने कुंवर वीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया। फतेह सिंह सिपहसालार को मुकाबले के लिए ललकारा।
फतेह सिंह ने खूब मुकाबला किया, लेकिन जख्मी होकर शिवदत्त के हाथों गिरफ्तार हो गया। सेनापति की गिरफ्तार होते ही फौज भाग गई। खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा। तिलस्मी खजाना उसके हाथ नहीं लगा, क्योंकि तेज सिंह ने पहले ही नौगढ़ भिजवा दिया था। तिलस्मी किताब उसके कब्जे में पड़ गई। वो खुश हुआ, अब इस तिलस्म को खुद तोड़कर चंद्रकांता से ब्याह करूंगा। फतेह सिंह को कैद करके शिवदत्त ने जलसा किया। नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर सो रहा था। उसी रोज वो पलंग से गायब हो गया। कौन कहाँ ले गया नहीं मालूम। पुर्जा पलंग पर मिला, जिसका हाल आप पहले ही सुन चुके हैं। फतेह सिंह कैद से छूट गया। उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली। उसे मालूम न था कैद से किसने छुड़ाया, बल्कि उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ लगे थे पट्टी भी बंधी हुई थी, जिससे उसे बहुत आराम और फायदा हुआ। फतेह सिंह फिर तिलस्म के पास गए। लश्कर के आदमियों से मिले। धीरे धीरे फौज इकट्ठी की जो भाग गई थी। इसके बाद खबर लगी कि महाराज शिवदत्त को गिरफ्तार करके कोई ले गया है। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े से बहादुरों पर भरोसा कर चुनारगढ़ पर चढ़ाई कर दी। 2 कोस गया होगा कि लश्कर लिए हुए महाराज जय सिंह के पहुंचने की खबर मिली। चुनारगढ़ की तरफ जाना रोककर उसने जय सिंह की अगुवानी की और फिर वो चुनारगढ़ की तरफ बढ़े। जय सिंह की फौज ने चुनारगढ़ का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फसीलों पर तोपें चढ़ा दी। रसद का सामान रखकर फसीलों और बुर्जों पर लड़ाई करने लगे। चुनारगढ़ के पास 2 पहाड़ियों के बीच एक नाले पर शाम के वक्त बद्रीनारायण, रामनारायण, पन्नालाल, नाजिम, अहमद बैठकर बातें कर रहे थे। नाजिम ने कहा, हमारा मालिक तो बहिश्त में चला गया, तकलीफ उठाने को हम रह गए। अहमद ने कहा, अब तक पता नहीं चला किसने मारा है। बद्रीनाथ ने कहा, उन्हें उनके पापों ने मारा है। तुम दोनों की भी जल्द ही वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग अय्यार हो, मगर बेईमान और हराम खोर हो, इसमें कोई शक नहीं है। नाजिम ने कहा, क्या हम लोग बेईमान हैं? बद्रीनाथ ने कहा, जरूर, इसमें भी कुछ कहना है। जब तुम अपने मालिक जय सिंह के ना हुए तो किसके होगे? आप भी गारत हुए, क्रूर सिंह की भी जान ली और हमारे राजा को चौपट कर दिया, कैद कराया। जी में आता है कि जूतियां मार मार के तुम लोगों की जान ले लूं। अहमद ने कहा, जबान संभाल के बातें करो, नहीं तो कान उखाड़ दूंगा। अहमद का इतना कहना था कि गुस्से में बद्रीनाथ कांप उठे। उसी जगह से पत्थर का टुकड़ा उठाकर इतनी जोर से मारा कि अहमद के प्राण वहीं पर निकल गए। उसकी कैफियत देखकर नाजिम भागा, मगर बद्रीनाथ तो पहले से ही उन दोनों की जान का प्यासा था। जाने कब देता। बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ फेंका, वो जमीन पर गिर पड़ा। पन्नालाल और दूसरे अय्यारों ने पहुंचकर लातों से मार मार कर उसका भुर्ता बना दिया और अहमद की भी जान ले ली। इन लोगों के मरने के बाद फिर चारों अय्यार उसी जगह पर आकर आपस में बातें करने लगे। पन्नालाल ने कहा, अब हमारे दरबार की झंझट दूर हुई है। बद्रीनाथ ने कहा, हाँ, महाराज को भी इसका दुख नहीं होगा। पन्नालाल ने कहा, किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करना है। महाराज जय सिंह ने चारों तरफ से आ घेरा है और बिना महाराज के फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकती। आखिर किले में कब तक लड़ेंगे? हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने लायक रसद बाकी है, इसके बाद क्या करेंगे? रामलाल ने कहा, कुछ रसद बटोर कर रख लेते हैं। पन्नालाल ने कहा, जिसका नमक खाया है उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है। रामलाल ने कहा, हमारे राजा ने भी तो बेईमानी की है। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह का क्या दोष था? चुन्नीलाल ने कहा, जो भी हो, मालिक का साथ देना चाहिए। बद्रीनाथ ने कहा, नाजिम और अहमद ये दोनों हमारे राजा पर क्रूर ग्रह थे, सो निकल गए। अब की दफा दोनों राजाओं में सुलह कराऊंगा, तब वीरेंद्र सिंह की पहरेदारी नसीब होगी। क्या जवां मर्द और होनहार हैं कुमार। पन्नालाल बोले, रात बहुत हो गई है, चलो कोई अय्यारी करके महाराज जय सिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 21वें अंक के साथ हम उपस्थित हैं।